आवाम उठी हुई है, PTI के साथ है, खान साहब के साथ है। कितना ज़रूरी है करियर काउंसलिंग करना? हमारी यूथ को ये पता होना चाहिए कि वो उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन इट और एक्शन से भरपूर फिल्म है ये। डाइट प्लान जो है वो मेरा अल्कलाइन डाइट विद प्रोटीन है। मरियम शाह के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मुल्क भर में सर्दी की लहर आ गई है अच्छी खासी। सिवाय कराची को छोड़े कि इसलिए हम आपको नॉर्मल अपने वार्डरोब्स में नजर आ रहे हैं। मौसमियात ने बोल दिया है कि आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और क्योंकि आज सुबह मेरे यहाँ गीजर काम नहीं कर रहा था तो मुझे अंदाजा है कितनी सर्दी हो जाती है रातों में। लेकिन एटलीस्ट हम कराची में ठंडे पानी से नहा सकते हैं, बाकी मुल्क के इलाकों में तो वो नहीं कर सकते, नहीं नहा सकते क्योंकि। लेकिन हाँ ये है कराची में रात के औकात में और सुबह अर्ली मॉर्निंग में सर्दी होती है, लेकिन वैसे अगर पूरे दिन की बात की जाए तो हमें नॉर्मल मौसम नहीं लगता। लेकिन हाँ मौसम अच्छा खुशगवार रह रहा है। लेकिन स्टार्ट करते हैं आज की अच्छी बात से। तो आज की अच्छी बात यह है कि हथियारों से जंग तो जीती जा सकती है मगर दिल नहीं, दिल सिर्फ किरदार के साथ जीते जा सकते हैं। अग्री करते हैं तलहा? यकीनन, इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि छुरी का वार भर सकता है, गोली का वार भर सकता है, लेकिन जो जुबान का वार है ना, इसका जो जख्म होता है वो कभी नहीं भरता। इसलिए सोच समझ के, थिंक बिफोर यू स्पीक, यूज द राइट वर्ड्स और हमेशा दूसरों का ख्याल रखें। बिल्कुल। कहते हैं ना कि ज़बान से निकले हुए अल्फाज ऐसे होते हैं जैसे कमान से तीर निकल जाए तो वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हाँ जख्मी ज़रूर कर जाते हैं अलबत्ता। तो आज की अच्छी बात ये थी, उम्मीद करते हैं आप इसको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे और इस पर अमल दरामद होंगे ताकि इसका कुछ फ़ायदा हमें भी हो और आपकी लाइफ में भी हो। और नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सियासी कशमकश का दर्जा हरारत मजीद बढ़ने लगा। ज़मान टाउन इजलास में बड़े फैसले। कप्तान ने खिलाड़ियों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत जारी कर दी। फवाद चौधरी ने हुकूमत से गैर रस्मी राबतों की तस्दीक कर दी। कहा बात ना बनी तो असेंबलियां तहलील करने में देर नहीं लगाएंगे। 6 बार वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम करने वाले बिलाल आफरीदी हुकूमत सरपरस्ती से खफा। वजूहात क्या हैं जानने की कोशिश होगी। मौला जट के बाद जरार को बड़े पर्दे पर आए 10 दिन मुकम्मल। शायकीन का मिला जुला रद्द अमल। फिल्म की हीरोइन और विलन आज बनेंगे हमारे शो का हिस्सा। और खाने में रद्दो बदल से बे औलादी का इलाज मुमकिन करार। बरतानवी निजात पाकिस्तानी माहिर ग़िज़ाइयात की रिसर्च ने तहलका मचा दिया। क्या रद्दो बदल करके वाकई इलाज मुमकिन है? आज प्रोग्राम में बात होगी। जी ताल थोड़ा टॉप ट्रेंड्स पर नजर डालें आज के। ब्राजील टॉप ट्रेंड पे है। यस, ब्राजील का रात गए 12 बजे मैच शुरू हुआ, 4-1 से वो जीत गया। अच्छा, ब्राजील का बेसिकली पाकिस्तान में बहुत उनकी फॉलोइंग है और पाकिस्तान में जो फुटबॉल का हेडक्वार्टर्स है लियारी, वहां पर जब ब्राजील का मैच होता है तो वो रात जो मैच 12 बजे शुरू हुआ 2 बजे खत्म हुआ। सड़कों पे लोग बैठे रहे, बड़ी स्टोरी लगाई गई। नॉट ओनली दैट, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह वाज आल्सो देयर, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। वो भी सड़क पर उन लोगों के साथ चादर पे बैठे हुए थे, जमीन पर ही, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यकीनन फुटबॉल बेहतरीन खेले और क्या मैचेस हो रहे हैं। लेकिन जो पेनल्टी स्ट्रोक्स कल देखने को मिले, वर्ल्ड कप के पहले पेनल्टी स्ट्रोक्स, दोज वर अमेजिंग। जापान इज अ ह्यूज सक्सेस इन दिस वर्ल्ड कप। पहली बार ऐसा हुआ कि जापान ने प्री क्वार्टर फाइनल में पहला गोल किया और फिर क्रोएशिया ने कम बैक किया और पेनल्टी स्ट्रोक्स पे वो जीते हैं। तो मैचेस तो बड़े सनसनीखेज हो रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। लेकिन क्रिकेट आपने देखी होगी यकीनन, कल बड़ा मजा आया होगा आपको वो देखकर, है ना? नहीं, मैंने क्रिकेट नहीं देखी थी, आप लोगों ने जरूर देखी होगी क्योंकि मुझे पता क्रिकेट में क्या होने वाला है। और पाक वर्सेस इंग्लैंड भी टॉप ट्रेंड में शामिल है और वो क्यों शामिल है ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि गुज़िश्ता रोज पहले टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी सारिफीन जो थे हमारे वो खफा नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस। क्योंकि दूसरी तरफ पिंडी पिच पर भी सारिफीन की जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है क्योंकि टॉप ट्रेंड में अब तक 15,000 से ज्यादा सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं। और इंग्लैंड ने क्या मजेदार तरीके से धुलाई की है हमारी, मजा आ गया। कल भी हमने यही कहा था, तलहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम हार जाएंगे, होप्स नहीं है। आपने कहा था नहीं, उम्मीद है। अच्छी बात है, उम्मीद दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए। अब्बास शब्बीर कह रहे थे उम्मीद है, अब्बास शब्बीर, वो उम्मीद आपकी जो है ना उसे पानी फिर गया है। लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि डिफेंसिव वे में खेलेंगे तो शायद हार जाए। लेकिन नसीम शाह की तस्वीर आ रही है, मैं पढ़ तो नहीं सकता क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर साहब चला देते हैं, हमें मालूम नहीं होता क्या लिखा हुआ है। लेकिन नसीम शाह ने कल जो कमाल काम किया था वो ये किया था कि 50 बॉलों पे इन्होंने जो 6 रन बनाए थे ना, नहीं अच्छा 50 बॉलों पे 6 आप रन। ये देखें, उन्होंने लिखा है कि फीलिंग सैड फॉर माय मैन नसीम शाह हैज फोर्स्ड सो मच हार्ट ब्रेक्स एट सच अ लिटिल एज।
but England played really well throughout the match and deserves to win. Now Pakistan has almost 0 chances to gain the spot in final. Okay जी, लोग बहुत अपसेट साउंड कर रहे हैं, काफ़ी सारी ट्वीट्स भी हैं और भी ट्वीट्स हैं, तो हम वो भी अगर आप चला सकते हैं तो। और जी एक और ट्वीट थी, वेल डन भी लोगों ने कहा है कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा खेला, ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतना बुरा हारेंगे, लेकिन हाँ अगर हम ये बात कहें कि जी पाकिस्तान ने मेज़बानी बड़ी अच्छी की है तलहा, हमारे घर में आके हमारी बैंड बजा के तो हम मेज़बान हुए ना, हम नहीं चाहते थे कि हमारे मेहमान खफा हो गए जाएं, यहाँ से हार के जाएं। बहुत पुराना हो गया कि ओ हमने मेहमान नवाजी में ओल्ड इज गोल्ड, हम हमेशा यही डायलॉग बोलते हैं और अजीज से अपने दिलों को। लेकिन जो मैच्योरिटी बेन स्टोक्स ने दिखाई, जो कप्तान इंग्लिश कैप्टन ने जिस तरीके से अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की थी, बहुत सारे तज्जियाकार कहने लगे थे कि ओ बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, मसले पड़ जाएंगे, लेकिन देखा ये गया कि उनकी डिसीजन बड़ी बेहतरीन साबित हुई। मैच्योर उन्होंने कैप्टनसी का मुजाहरा किया, जिसके बाद अपनी टीम को जिस कॉन्फिडेंस से वो फतह की तरफ लेकर गए और मैच जीता है, टेस्ट मैच। आई थिंक इट वाज अमेजिंग कैप्टनशिप बाय बेन स्टोक्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल क्या चल रही है। तो अगर सियासत की बात करें तो मुल्क में सियासी उतार चढ़ाव का सिलसिला बदस्तूर कायम है और ज़मान टाउन में अहम मुलाकातें भी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अवाम में जाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने कारकुनान को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी है और इजलास में फैसला किया गया है कि इंतखाबात को इल्तवा में डालने की हरगिज़ कोशिश ना की जाए और उसकी भरपूर वो मज़ाहमत करते हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा तलहा कि 20 मार्च तक अगर जो है आपने इंतखाबात का ऐलान नहीं किया तो 21 मार्च को सबने तहलील कर दी जाएंगी। यकीनन ये हमने बड़ी खबर में भी शामिल किया था। अच्छा ये आपने कहा ना अवाम में जाने का फैसला कर लिया, मैं तो ये सोच रहा हूँ अवाम से निकले कब थे? वो दोबारा सड़कों पे आ जाएंगे, इसका मतलब यही होगा मेरे ख्याल से खान साहब का। सड़कों पे तो रहते हैं हमेशा पीटीआई वाले, यकीनन कोई नई बात तो नहीं है, तो वापस जाने का फैसला मेरे लिए अचंभे की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ असम्बलियाँ तहलील करने की जो अब स्टेटमेंट्स हैं वो शेर आया वाली कुछ मिसाल बन गई है। सोचने की ज़रूरत है कि ये स्टेटमेंट कितनी बार दिया जाएगा, जितनी बार दिया जाएगा उसका वज़न उतना कम हो जाएगा। अगर आप एक चीज़ कहते हैं स्टिक टू योर वर्ड्स, करके भी दिखाइए ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जिस तरह कहते हैं। जुल्फी बुखारी साहब हमारे पास मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं वर्दा। उनसे बात करते हैं, मज़ीद डिटेल उनसे जानते हैं, तो उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। जुल्फी बुखारी साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के बयान के बाद उसमें सियासी हलचल मच गई है। इमरान खान ने कहा है कि मार्च या अप्रैल तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। क्या इलेक्शन पर हुकूमत से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है? कुछ डिस्कशन वगैरह जारी है आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं चल रही। अभी तो इस वक्त तो उनको एक लिहाज से मौत आई हुई है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। कि अगर पंजाब में आ जाएं एक इंटरिम गवर्नमेंट और उसके बाद प्रोविंशनल इलेक्शंस केपी और पंजाब में, तो वो फिर टर्म 5 साल की हो जाती है। तो अगर ये ना ब्रेक करें वफाकी हुकूमत और वहाँ भी इलेक्शंस ना लेके आएँ, तो फिर आपके पास 5 साल की टर्म प्रोविंसेस में आ जाएगी और वो भी पीटीआई की, अगर आप सिर्फ उन रिजल्ट से जाएं जो पिछले बाई इलेक्शंस के थे। और फिर जो आपके अगर आपके एमपीएज और आपकी हुकूमत हो एक प्रोविंस के अंदर और वहाँ फिर अगर आप एमएनए की सीट के ऊपर इलेक्शन कराएं तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो एक तरफ उनको ये परेशानी है और दूसरी तरफ उनको ये परेशानी है कि अगर ये अभी इलेक्शंस कॉल कर दें अप्रैल के लिए, तो इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, जो स्नैपशॉट है आप देख रहे हैं कि अवाम उठी हुई है, पीटीआई के साथ है, खान साहब के साथ है, तो उनको पता है कि वहाँ भी उनकी सियासी शिकस्त है। और बैकडोर राब्तों की बुखारी साहब किस लेवल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कुछ बताइएगा। अभी मेरे पास कोई इल्म नहीं है कि किसी ने कोई कोशिश की है मिलने की या बातचीत की, और हमारी तरफ से तो कोई नहीं हो रही। खान साहब ने सिर्फ ये बोला था कि इस डिज़ोल्व करने को रोकने के लिए एक ही तरीका है, और वो है कि आप ऐलान करें कि इलेक्शंस होंगे, जो पहले दिन से उनका एक मौक़िफ़ था। ये लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि खान साहब ने पहले दिन से आज दिन तक बीच में सब कुछ हुआ है, उनको गोलियां भी लगी हैं, लोग भी शहीद हुए हैं। उसके अलावा भी खान साहब का एक ही मौक़िफ़ था पहले दिन से आज दिन तक कि इलेक्शंस साफ शफाफ इलेक्शंस हों और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी तो आप पाकिस्तान को जो इस एक किस्म का एक स्लिपरी स्लोप और डिफॉल्ट की तरफ जो पाकिस्तान जा रहा है आप बचा सकते हैं। साहब इस वक्त अगर इंतकामी कार्रवाइयों की बात करें तो वो उरूज पर हैं। आप क्या समझते हैं कि आजम सवाती केस में हुकूमत आखिर चाहती क्या है? तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना जा रहा?
देखें, वो इंग्लिश में टर्म है थिन स्किन, और उसका मतलब ये है कि आप में हौसला नहीं होता कोई तनकीद या किसी चीज़ का। अब आज़म स्वाति साहब के साथ जो हुआ है, अगर उसके बाद अगर उन्होंने अपना एंगर, उनका गुस्सा अगर उन्हें वेंट किया है, तो एक इंसानों में, बंदे में ठहराव होना चाहिए उस चीज़ को सुनने के लिए। जो खौफनाक इंसिडेंट आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ है, मैं आपको बताऊं कि कोई चीज़ ने मुझे पता है कि बाकी पाकिस्तान के अंदर किसी को नहीं हिलाया, वो आज़म स्वाति वाला था, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी फैमिलीज़ और जो आपकी एक सेक्रेड और एक हमारे में जो एक कल्चर है, दीन है, वो उस चीज़ को ब्रेक किया, जो पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ, चाहे आप जितने भी मुखालिफ हों एक दूसरे के या जो भी सूरत हाल हो। तो वो बहुत खौफनाक वाक़या था, और उसमें आज़म स्वाति साहब ने अपना गुस्सा अज़हार किया, और उसके बाद उनके साथ 30 FIRs और हर मुल्क के हर प्रोविंस के अंदर उनको फिरा रहे हैं, और एक दहशतगर्द से भी बुरा सलूक उनके साथ किया जा रहा है। और वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, और वो उस पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये ज़्यादती है हर लिहाज से। इस वक्त जो एक किस्म के गले पे दबाव आया हुआ है हर इंसान पे, जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो 18 महीने पहले आपके पास था। ये वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ हम टूरिज़म की बात कर रहे थे। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो हम कह रहे थे कि खोल के रखें, फॉरेनर्स आएँ, पाकिस्तानी आएँ, पूरा एक आपका इकोनॉमिक आपका सेक्टर चल रहा था, पूरा एक हर सेक्टर के अंदर आप देख रहे थे कि प्रोग्रेसिवनेस थी, ठीक है, बेहतरी भी हो सकती थी। उस वक्त की महंगाई हमें इतनी काट रही थी, और आज की महंगाई से अगर आप कंपेयर करें तो वो तो जन्नत लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम पे डाली गई, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से, और सिर्फ कि नैब के अमेंडमेंट्स हो सकें, NRR 2 आ जाए, और ये अपने सारे जो इनके जो चोरी के केसेस थे ये अपने बचा सके, और उनके सारे केसेस बंद हो चुके, सिर्फ और सिर्फ ये नैब की अमेंडमेंट्स। तो मैं तो समझता हूँ कि एक दफ़ा ये सारी अमेंडमेंट्स हो जाएं। भाई साहब, पर मैं ये मजबूर हूँ कि आज़म स्वाति के साथ ये हो रहा है, तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा? मुझे ये बताइए, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बड़ा काम करते रहे, वो लोग हैं जो $30 बिलियन हर साल रेमिटेंसेस की शक्ल में पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन फिर भी इनको वोट का हक नहीं दिया जा रहा, इनको महरूम किया जा रहा है इस हक से। इम्पैक्ट क्या होगा, वजूहात क्या हैं, क्यों इन्हें वोट की ताकत नहीं दी जा रही? इनने दो चीज़ें की। सबसे पहले EVM, क्योंकि EVM की मशीनरी 100% नहीं है, लेकिन नॉर्मल इलेक्शन बैलेट से बहुत बेहतर है। तो इन्होंने EVM को नहीं, जो बिल पास हुआ था वो नहीं बनने दिया, सिंपली इसलिए क्योंकि फिर फेयर इलेक्शंस हो जाते। फेयर इलेक्शंस होते हैं, इनको पता है कि जो सीट्स ये जीतते भी हैं उसमें भी बहुत कुछ सामने आ जाएगा और वो हार जाएंगे। दूसरी चीज़, ओवरसीज़ के वोटिंग राइट्स। अब ये आपको समझने की ज़रूरत है। ओवरसीज़ की वोटिंग राइट्स, अगर आप बोलें कि हमारा डायस्पोरा रफली 10 मिलियन का है, 10 मिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 to 10 मिलियन, उनमें से 6 मिलियन आपके बेसिकली रिसाइड करते हैं GCC मुल्क में, सऊदी, UAE, कतर। अब इनको अगर आप वोट दें, वोटिंग राइट दें, और मैं कहता हूँ 10 मिलियन से अगर आप बोलें कि सिर्फ 40% लोग वोट करें उस दिन, इलेक्शन डे पे या इलेक्शन वीक में वो वोट करें, तो 4 मिलियन लोग आ जाते हैं। 4 मिलियन लोग अगर आप कोई 350 कंस्टिट्यूंसी से डिवाइड करें, तो हर कंस्टिट्यूंसी में बस कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन रफली हर कंस्टिट्यूंसी में कोई 20,000 वोट आ जाता है एक्स्ट्रा। हम 1 से 70 सीटें हम हारे हैं जो 5,000 वोट से कम थी। जो ये शहबाज शरीफ बार बार, मुझे याद है, मुझे भी जब मैं मिनिस्ट्री में था, मुझे बार बार ये तनकीद में भी की जाती थी कि इनको स्पेशल सीट्स दे दें। स्पेशल सीट्स इसलिए ये चाहते थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस फिर कैप हो जाता है 3 या 4 या 5 या 10 सीटों के अंदर। लेकिन जब आप अगर मिनिमम भी 30-40% भी अगर आप डायस्पोरा का वोट आ जाए, तो वो जब स्प्रेड अक्रॉस करता है सारे हलकों के अंदर, तो आप देखते हैं कि आप सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोट्स के साथ ही आप पूरा इलेक्शन स्वीप कर सकते हैं। मसला सिर्फ उनका ये था, इसलिए ये चाहते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपनी सीट के ऊपर कैप करें। अगर आप कैप करेंगे, इसका मतलब है कि आपकी जो आवाज़ होगी, जो आपकी स्वेट इक्विटी होती है, जो आपका हक होता है अपने मुल्क के अंदर, वो कैप हो जाता है टू लिमिटेशन के अंदर, जब होनी नहीं चाहिए। आपका वोट उतना ही
वैल्यूबल है जितना लोकल एक पाकिस्तानी। अग्रीड अग्रीड, बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तानी बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। आपने कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन हर पाकिस्तानी का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्सपर्ट्स जो हमारे बैठे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका बड़ा रोल है पाकिस्तान में, उनको वोट का हक ज़रूर मिलना चाहिए। अब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस वक्त माशरे में बहुत से नौजवान ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने तालीम तो हासिल की होती है लेकिन उन्हें उनके प्रोफेशनल करियर के हवाले से कुछ क्लैरिटी नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बन तो इंजीनियर जाते हैं लेकिन उनका शौक बिजनेस की तरफ होता है या फिर किसी और शोबे की तरफ होता है। तो हमारा एक मसला हम देख रहे हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ की कि आपने आखिर बनना क्या है, प्रोफेशन क्या चूज़ करना है। या तो फिर MBBS कर लेंगे, MBBS करने के बाद भी आप घर पे बैठे हुए होते हैं, या फिर कोई और काम कर रहे होते हैं, या फिर माँ बाप ने कहा कि जी हमारा बच्चा ये बनना चाहिए तो आपने वो स्टडीज़ तो कंप्लीट कर ली, लेकिन क्योंकि आपका पैशन नहीं है, आपका शौक नहीं, तो उसमें आप सक्सेस लेवल तक पहुँच नहीं पाते। हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है ये बात जानने के लिए मलिहा समी हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको वेलकम करेंगे अपने शो में, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिहा समी, वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मलिहा ये बताइए कि कितना ज़रूरी है करियर काउंसलिंग करना किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर किसी भी शख्स के लिए, क्योंकि उनको खुद क्लियर नहीं होता कि उनको क्या बनना है, क्या प्रोफेशनल स्टडीज़ चूज़ करनी चाहिए। जो पेरेंट्स ने कहा वो बन जाते हैं और आखिर में रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। बिल्कुल, देखिए आजकल यही हो रहा है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं, पेरेंट्स चाह रहे हैं कि एक मनी मेकिंग माइंडसेट के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए और उसके बाद जब वो ग्रेजुएट हो जाएं तो उनको बहुत अच्छी और हैंडसम जॉब्स फौरन मिल जाएं। इस माइंडसेट की वजह से हमारी यूथ काफ़ी कंफ्यूज हो गई है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका स्किल सेट का क्या है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स में बेस्ट होते हैं, कुछ हैं कि जो मेडिसिन में बेस्ट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जो आर्किटेक्चर होते हैं। में एक इनबिल्ड एक नेचुरल टैलेंट होता है। हमें अपने स्टूडेंट्स का, बच्चों का नेचुरल टैलेंट देखना होता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्सनली, स्पेसिफिकली पेरेंट्स एंड देन आवर टीचर्स। और उस नेचुरल टैलेंट के साथ जो उसका स्किल सेट बनता है वो जब स्टूडेंट्स की आई थिंक कनेक्शन लेकिन तलहा ये बात वाकई है कि हमारे आर्ट को तो कुछ समझा ही नहीं जाता है। अगर कोई आर्ट की तरफ जाना चाहे कि कोई आर्ट्स लेना चाहे तो कहते हैं नहीं जी क्या करोगे आर्ट्स लेके, या फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहे तो वो भी मना कर दिया जाता है। जी मलिहा आ गई, ये सवाल मलिहा से ही कर लेते हैं। देखें जी मलिहा, क्या आप सुन सकती हैं? अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका स्किल। जी जी मैं सुन सकती हूँ, बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू प्लीज। हेलो जी कंटिन्यू प्लीज। ओके, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपके स्टूडेंट्स को या खुद हमारी यूथ को ये पता होना चाहिए कि वो उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आर्ट में है तो आर्ट में क्यों नहीं आप कैरियर बना सकते। यू बिकम द बेस्ट आर्टिस्ट, यू बिकम द बेस्ट एनीथिंग। आर्ट इज ए वेरी वास्ट फील्ड। आप उसमें मॉडल्स भी बन सकते हैं, आप उसमें एक्टर्स लेकिन मलिहा हमारे यहाँ आर्ट्स को डिमोरलाइज क्यों किया जाता है? अगर कोई बच्चा ये ख्वाहिश जाहिर करे, कोई सुन के जी मुझे आर्ट्स की तरफ जाना है, तो घर वाले पहले ही डांट डपट के बिठा देते हैं कि तुम आर्ट्स में क्या करोगे, कोई जरूरत नहीं है, बेकार है आर्ट्स में कुछ नहीं है, पैसे कैसे कमाओगे। तो ये स्टिग्मा बन गया है हमारे, एक टैबू है कि आर्ट्स में वही जाते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। नहीं, देखिए ये तो एक पीपल्स अप्रोच है ना। अगर आप हर अपनी डिसीजन, अपनी जिंदगी का हर डिसीजन पीपल्स अप्रोच पे लोगे, लोगों के डिसीजंस पे रहोगे, तो फिर तो यू विल रीच नोवेयर। प्रॉब्लम इज दिस कि व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट वर्किंग, व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग एज पर देयर ओन स्किल सेट, पैशन, तो दे विल नॉट रीच एट देयर आइडेंटिफाइड लोकेशन एंड डेस्टिनेशन। हम उन्हें बार बार डीमोटिवेट कर रहे हैं, हम उन्हें बार बार डाइवर्जेंस में डाल रहे हैं, हम उनका स्किल सेट एक्सेल नहीं होने दे रहे। एक्सीलेंस के लिए ना हमेशा रिक्वायर्ड होता है कि आप पहले अपने स्किल सेट और माइंड सेट को मैच करो, देन यू कैन एनहांस, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो मेडिसिन है। अग्रीड मलिहा, आपने जो है ना पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेदारी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली और मैं एग्री करता हूँ कि बुनियादें पेरेंट्स और टीचर्स ही डालते हैं। लेकिन सैडली हमारी सोसाइटी में जो टैबूज, जिनका शायद वर्दा इशारा भी कर रही थी, कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसको ऑप्शंस दिए जाते हैं, या डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या CSS कर लो, या आर्मी में चले जाओ। इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होते हैं। जबकि फिनलैंड, जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर एजुकेशनल सिस्टम है, वहाँ पर बच्चे से पूछा जाता है कि भाई आपकी इंटरेस्ट क्या है। वहाँ स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उनकी क्लासें नहीं होती हैं, पूछा जाता है कि भाई ये मैथ्स की क्लास है, ये इंग्लिश है, ये आर्ट्स है, ये म्यूज़िक है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो आपकी नज़र में हमारे पेरेंट्स और टीचर्स को किस तरह हम
मिच्योर करें मजीद कि वो अपनी अप्रोच चेंज करें? देखिए, आई विल रेफर ओवर हेयर कोटेशन ऑफ जॉन वुडन. जॉन वुडन सेड दैट यंग पीपल नीड मॉडल्स नॉट क्रिटिक्स. हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अपने बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, उनके नॉलेज को इन्हेंस नहीं होने दे रहे हैं, उन्हें बुक रीडिंग पे नहीं लगा रहे हैं. पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है गाइडेंस में. अगर आपने अपने बच्चों को रोल मॉडल बनाना है, सोसाइटी में एक प्रोमिनेंट रोल दिलवाना है, तो यू नो इट मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम देयर होम. आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के जितने भी आवर्स हैं उनको स्पेसिफाई करें कि वो कितने आवर्स में कितनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में है. इफ ही इज वेस्टिंग हिज टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड यू नो साइबर एजुकेशन एंड एवरीथिंग, तो फिर साइबर का अगर से शौक है तो फिर साइबर की एजुकेशन दिलाएं. आपने उसके स्किल सेट को पकड़ना है कि जिस स्किल में वो बेस्ट है. इफ ही इज बेस्ट इन ओवर देयर, तो व्हाई नॉट, साइबर इज अ बिग फील्ड. ठीक है, उस स्किल सेट को जांचना और फिर उसके ऊपर पॉलिश करवाना. देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूं ना, तो मुझे अपने आर्टिस्ट, अगर आपके बच्चे ने बने तो आप उसे किसी बड़े आर्टिस्ट से मिलवाएं. एवरी पर्सन मस्ट नीड ए मेंटोर. मेंटोर के बगैर आपकी लाइफ पॉलिश नहीं हो सकती. ऑलवेज यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ. आपका बच्चा कैसे अपग्रेड करेगा जब तक उसके पास कोई मेंटोर ही नहीं है? आप उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे, आप उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और अपनी डिजायर्स में लेके बैठे हुए हैं. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उन्हें मेंटोर से मिलवाना पड़ता है, उनको आइडियल दिखाने पड़ते हैं. इफ समबडी इज लाइक टू बिकम एंड बिल गेट्स, तो बिल गेट्स के लिए फिर उसे यू नो माइक्रोसॉफ्ट और इन सब चीजों के मेंटोर्स पढ़ने होंगे. अगर किसी ने बिजनेस में, मलिहा, हमारे पास वक्त की कमी है, आखिरी मिनट है. मैं चाहूंगी कि आखिर में कोई मैसेज आप देना चाहेंगी हमारे पेरेंट्स को, खास तौर पे उन लोगों को जो अपनी बेटियों को एमबीबीएस इसलिए पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं ताकि अच्छी जगह शादी हो जाए, जबकि बच्चियों का शौक नहीं होता एमबीबीएस पढ़ने का. क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए? देखिए, मैं तो सबको एक ही चीज़ कहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मेंटल और फिजिकल टैलेंट को कंबाइन करें, अपने स्किल सेट को समझें, अपने बच्चों के स्किल सेट को समझें और देखें कि वो दिल से क्या काम कर सकते हैं. जो वो काम दिल से करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो क्लिक करेंगे और ज़माना फिर उनके साथ मैच करेगा और वो उसी पेस पे भागेंगे जिस पे उन्हें सक्सेस मिलेगी. सही. थैंक यू सो मच मलिहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने बहुत अच्छी बात कही. आई होप कि इस बात को समझ सकें कि व्हेन करियर बिकम्स पैशन, तो सक्सेस हमेशा खुद से ही आती है. डेफिनेटली योर किड इज गोना बी सक्सेसफुल, लेकिन बराए मेहरबानी अपने बच्चों से पूछ लें कि उनका शौक किसमें है, वो क्या बनना चाह रहे हैं. अग्रीड. एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है. दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और बात करते हैं जनाब कि अब इस वक्त हम आपको मिलवाएंगे हीरो पाकिस्तानी से. आपकी मुलाकात करवाने का टाइम हुआ है. हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक बहुत ही मशहूर बिलाल अफरीदी रेसलर हैं और उन्होंने रेसलर भी हैं और उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हासिल की है. 6 बार टाइटल उन्होंने अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन वो नाराज़ हैं हुकूमत से. वो खफा हैं क्योंकि हुकूमत उनकी बात नहीं मानती है, उनको कुछ आगे अप्रोच नहीं करती. हुकूमत किसी की मानती है? वैसे हुकूमत तो किसी की भी नहीं मानती, वरना अपनी चलाती है. आजकल तो खान की भी नहीं मान रही. तो हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अफरीदी, वर्ल्ड चैंपियन रेसलर हमारे साथ हैं, और साथ में मुस्तफ़ा अली खान भी हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोले. सबसे पहले ये बताइए बिलाल कि क्या नाराज़गी है आपकी हुकूमत से, क्या मुतालबात हैं आपके जो आप चाहते हैं और पूरे नहीं हो रहे, क्यों खफा हैं? अरे नहीं, मैं तो हुकूमत से खफा नहीं हूँ, मैं तो खुद सरकारी मुलाजिम हूँ. ये प्रोड्यूसर साहब हमारे जो है ना, ये कुछ भी लिख देते हैं, आपको मालूम तो है ना, ये रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं माशाल्लाह, मेहनत भी बहुत करते हैं. प्लीज़ कंटिन्यू. और मैं एक्चुअली खुद जो है सरकारी मुलाजिम हूँ और पूरी हुकूमत का तो चैलेंज सही है, मुझे वो सपोर्ट नहीं है, लेकिन बीइंग अ जुडिशल एम्प्लॉय आई हैव बीन सपोर्टेड बाय द ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद हुसैन शाहानी माशाल्लाह. तो जब भी मेरे बाहर टूर हुए तो मुझे खालिद हुसैन शाहानी साहब ने, और हमारी एसोसिएशन है और पाकिस्तान जुडिशल एम्प्लॉय एसोसिएशन, तो वहाँ से हमेशा मुझे सपोर्ट है. फिर हमें गलत इन्फॉर्मेशन क्यों मिली था? ये शाहानी साहब की सपोर्ट है एंड आई रियली रिस्पेक्ट सर, आई अप्रिशिएट इट. मैं थैंक यू अदा करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने सपोर्ट किया पाकिस्तान के टैलेंट को. और मैं एक्चुअली इसमें मेरा डेजिग्नेशन बताया, एक्चुअली आई वाज नॉट दैट, आई एम एक्चुअली अ फोकल पर्सन फॉर मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोड. माशाल्लाह माशाल्लाह. अदालतों में तो बड़ा खतरा होता है भाई, खतरे के खिलाड़ी भी आप. सर टेल अस अबाउट योर करियर. मुस्तफा साहब. सर करियर का आगाज़ की क्या बात है, क्योंकि ये जितने भी आपके पास चैम्पियंस अब पहले भी बोल पे आए हैं और अभी भी अगर बैठे हुए हैं, तो इन सब ये जो बनाए चैम्पियंस को, तो बेसिकली आई एम अ किंग मेकर. आई एम ओनर ऑफ दिस कंपनी. ग्रेट. तो इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं और अभी भी जो हम इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं 9th को,
तो मैं चाहूँगा कि सब लोग आएँ और इस इवेंट को देखें, आप लोग भी आएँ, एंजॉय करें। चलें, वक्त की कमी है, नहीं तो आपके साथ मजीद गुफ्तगू करते, एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बात होगी कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, और हम जानते हैं मौला जट के आने के बाद पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री में एक लहर आई, और फिर देखा जा रहा है कि बहुत सारी और भी मूवीज आ रही हैं। जर्रार आ चुकी है, एक्शन से भरपूर, दूसरा हफ्ता हो चुका है और मूवी फैंस को बड़ी पसंद भी आ रही है, सराहा जा रहा है। जर्रार में पाकिस्तानी वर्सटाइल एक्ट्रेस और एक्टर शान एंड किरण आर डूइंग द ग्रेट जॉब। साथ साथ और भी बहुत सारे इसमें एक्टर्स हैं, और बतौर विलन अदनान अहमद भट्ट ने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। पाकिस्तानी फिल्मी सनत को मिलने वाली एक नई अदाकारा किरण मलिक ने अपनी अदाकारी से शायकीन को बड़ा हैरान किया। आज हमारे साथ फिल्म जर्रार की कास्ट मौजूद है। वी हैव विद अस किरण मलिक, और भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। भट्ट साहब ये बताइए कि आपको लोग विलन का रोल क्यों देते हैं? मेरी नजर में तो आप हीरो का किरदार अदा करना चाहिए आपको। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। एक्चुअली जो किरदार है, किरदार को किरदार समझ के आई थिंक उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सो एज एन एक्टर आई थिंक मेरी ये जॉब है कि जो भी किरदार मिले उसको मैं अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूं। तो ये एक विलन का किरदार था जिसमें मैंने प्ले किया है महावीर सिंह राजपूत, और कोशिश की अपनी तरफ से इसको निभाने की। और मेरा ख्याल है कि जो विलन या नेगेटिव किरदार होता है उसके अंदर कलर्स ज़्यादा होते हैं, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है शायद अच्छे तरीके से उसको प्ले करने का। अच्छा, जर्रार काफ़ी अर्से बाद रिलीज़ हुई है, काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग में थी, तो आप लोगों की उम्मीद थी कि फिल्म के रिलीज़ होने के बाद इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप लोगों को? कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पहली बार हमें पाकिस्तानी किसी मूवी में एक्शन, थ्रिल, ड्रामा अलॉन्ग विद ग्लैमर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये फिल्म तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हुई थी बाय द 2019। आई थिंक उस वक्त हम रिलीज़ के लिए तैयार थे अप्रैल 2020 को, जो कि अप्रैल 2020 को वाज द डेट जब हम रिलीज़ करने जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद कोरोना एंड ऑल दैट हैपन, तो लॉ ऑफ नेचर है, उसके साथ तो फाइट बैक नहीं की जा सकती। और उसके साथ साथ फिर ये 2 साल तो सिनेमास बंद रहे हैं, तो फिर जो मुनासिब टाइम समझा उसका डिसीजन है कि हमने इसको रिलीज़ किया है। और हमारी कोशिश जो है वो आई थिंक आपको जब ऑडियंस जाएगी सिनेमाज में, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन पुट इनटू द फिल्म। अग्रीड अग्रीड। किरण मलिक को वेलकम कहेंगे दुनिया बोल है में। किरण, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जर्रार में? किरण, ऐसा क्या है जो किसी और मूवी में नहीं? ज़रार में ऐसा क्या है, ज़रार में आपको बहुत सारे लेयर्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स नज़र आएंगे जो आजकल हम पाकिस्तान में करंटली देख रहे हैं। आई एम प्लेइंग अ जर्नलिस्ट इन द फिल्म व्हिच इज़ वेरी रिलेटेबल व्हाट यू ऑल आर डूइंग राइट नाउ। हम सब जर्नलिस्ट की क्या लेयर्स होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती, यू विल सी दैट। देन इट्स प्योर एक्शन पैक्ड फिल्म। इट हैज़ ब्यूटिफुल रोमांस, इट्स अ वेरी मैच्योर रोमांस व्हिच यू वुड सी, ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन इट, और एक्शन से भरपूर फिल्म है ये। और उसके बाद हमारे पास शान शाहिद हैं इस फिल्म में, जो बड़े अरसे बाद आपको बड़ी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नदीम बेग साहब हैं जिन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस की है। दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म, सो यहाँ मैं आप लोगों पे छोड़ देती हूँ कि आप लोग जाके हमें फीडबैक दें कि हाउ डू। किरण, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली मूवी है आपकी? मेरी पहली फिल्म तो थी, बट मेरी दूसरी फिल्म पहले रिलीज हो चुकी हुई है, जो पिंकी मेम साहब, विच इज ऑलरेडी ऑन नेटफ्लिक्स। सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे मैंने पहले भी बोला, शान हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट। उन्होंने पूरी जर्नी में हमारा बड़ा साथ दिया। स्क्रिप्ट एट इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होती है तभी फिल्म चलती भी है। स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट्स रियली शॉट रियली नाइसली, एक्शन इज डन in a very different way, जो मार कुटाई आपको दिखेगी बट इन अ वेरी फैशनेबल वे। सो जो ट्वीक्स शान ने डाले हैं इसमें, एंड ऑफ कोर्स इट इज रियलिस्टिक, बिकॉज अगर फिल्म रियलिस्टिक नहीं होगी तो अब लोग देखने भी नहीं जाएंगे। सो फार वी गेटिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स। एज अदनान वाज सेइंग अर्लियर कि आप लोगों को था कि फिल्म रिलीज नहीं होगी, तो हमें बिल्कुल पता था फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि हम सब ने बड़ी मेहनत से इसमें काम किया। ऑफ कोर्स कोविड आ गया और सर्कमस्टांसेस और हो गए,
a lot of other things happened, and Shaan wanted a bit of more time to edit the film, which I guess turned up in a great response for us, because अभी ज़रार का निकलना बड़े right time पे निकली है, जो अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं currently. It is the right time to release Zarar. Exactly, किरण, काफी लोगों के फीडबैक्स भी सुनने को मिले, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है सहाफत के ऊपर, ये फिल्म उससे काफी रिजेंबल करती हुई है. It does. और सहाफ़ी जो होते हैं वो बड़ा बोझ लेके चलते हैं अपने कंधों पे. आप लोग, हम जब टीवी देखते हैं तो हम वही बिलीव करते हैं जो हम सुन रहे होते हैं. So I think journalism plays a big part in Pakistan and all over the world, but right now in Pakistan it does. And Zarar has put it in a very nicely and very gentle way. अदनान भट्ट साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा. अदनान साहब, the feel of the post, the edit, जिसका भी किरण जिक्र कर रही थी, बड़ी मेहनत की गई है पोस्ट के ऊपर, एडिट के ऊपर, और मुझे वही मौला जट वाली फील दोबारा नजर आ रही है, which makes me really happy. No, thank you very much. I think इसके अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत जो है इसके अंदर एज ए टीम हम लोगों ने लगाई है. आई थिंक डायरेक्टर का जो शान भाई हैं, उन्होंने बड़ा एक क्लियर विजन रखा हुआ था व्हेन वी स्टार्टेड द फिल्म कि उनको लुक एंड फील क्या चाहिए इसकी. और जब आई थिंक विजन क्लियर होता है तो फिर उसकी जो सारा ट्रैक है वो आसान हो जाता है. मतलब हम लोगों को एक सर्टन कलर पैलेटिंग चाहिए थी, उसके अंदर जो विजुअल इफेक्ट्स थे वो जहाँ जहाँ पे चाहिए थे. प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो इसकी पोस्ट हुई है, दैट इज़ डन इन द बेस्ट स्टूडियोज़ इन द वर्ल्ड. और इसकी जो हमारी DOP की टीम थी, प्राइमरली सारे गोरे थे वो, और वो सारे पाकिस्तान में आकर उन्होंने शूट किया है. वी शॉट इन इंग्लैंड, वी शॉट इन टर्की ऑल्सो. जितने इसके एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो हम लोगों ने टर्की में शूट किए हैं. तो आई थिंक वो विजन जो है वो देता है आपको कैप्टन ऑफ द शिप, तो नेविगेशन आसान हो जाती है. तो इट वाज like Kiran said, I think it was blessing for us, particularly me, and I think I can speak for Kiran also, that we had somebody like Shaan who I think took the thing slightly in a very easy direction for us. I mean, me being Adnan साहब, एक personal question. Adnan साहब, एक personal question, please, with your permission. Sir, मुझे लग रहा है शूट पे आप किरण का खाना भी खा जाया करते थे. आपको किसने बताया? मेरा तीर निशाने पे लगा. अभी आपको किसने बताया? I'm happy. नहीं. Adnan was on such a I think I'll let Kiran answer that because Kiran knows a lot about it. He would eat all the vegetables and stuff, and we used to eat खाबे, शान घर से खाना लेकर आते थे. तो no, he was on a very strict diet, and I must say that he actually worked so hard to get into that shape. कि salute to him. जब मैंने अदनान को देखा था और जब मैंने साल बाद और 6 महीने बाद अदनान को देखा था, वो इतने सो. तो मूवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिफोर एंड आफ्टर प्रोड्यूसर साहब आपको रखना चाहिए था अदनान साहब का ना, बड़ा मजा आता है ये देख के. अदनान, वेट गेन करना बहुत आसान है, लूज करना बहुत मुश्किल है. जी बहुत मुश्किल है. एक्चुअली जब मेरी ऑडिशनिंग हुई थी इसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए, उस वक्त काफ़ी ऑडिशनिंग चल रही थी. तो वन ऑफ द थिंग्स 2 वीक की वर्कशॉप अपेरेंटली थी वो. उसमें स्पीच मॉड्यूलेशन से लेके तो वॉक और 4-4 सफ़े पढ़ना और सब कुछ. तो उसके बाद जो है वो कंडीशन के ऊपर ये कैरेक्टर जो है वो मुझे उन्होंने कहा कि शान भाई ने कि यार ये मैं ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट, बट क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर का है और स्टेज का जो अदाकार होता है या जो एक्टिंग आप स्टेज पे करते हैं उसमें आपको कैरेक्टर पहनना पड़ता है और काफ़ी देर तक उसी में ही आपको रहना पड़ता है. फॉर मी जब सिनेमैटिक फिल्म में आना था तो उसमें स्नैप इन एंड स्नैप आउट करना, तो खैर एनीवे ही सेड कि यार ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा, बट उसमें जो है मुझे आई वाज अप्रॉक्सीमेटली कोई 110 किलो. So he said to me that you need to come down to 90 or 92 with the muscle mass. So it is about in 6 months I had to do it. So yeah, it was a mountain to climb bare feet. So I tried my best. And mashallah, it shows. All your hard work is showing, Adnan bhai. Hats off, बहुत difficult है, बहुत tough है. किरण, मुझे लग रहा है किरण ने भी weight lose किया इस मूवी के लिए. Is that true, Kiran? और मेरा तीर निशाने पे नहीं लगेगा. Kiran is always super fit. Kiran is always super fit. What's your secret, Kiran? Well, I try to look after myself, but सच्ची बात बताऊं कि मैंने ज़रार पे इतना खाना खाया because Shaan used to get food made from home. तो घर का खाना आता था, हमारे सेट पे इतनी अच्छी एनर्जी होती थी कि वो हम बस कुछ खाते पीते ही रहते थे सारा दिन. When we had long shoots, it would be, but yeah, still I try to look after myself, so I try to do Pilates.
go to the gym as much as I can. Good. किरण, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है मूवी से आपका? जुदाई, I guess. जुदाई. और अदनान का? हारे. क्यों अदनान? हारे. If I'm not wrong. हारे, हारे. हारे. हारे, 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 डेफिनेटली हारे. चलिए, आप दोनों में से कौन अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुनाएगा हमारे लिए? Let him do it. Kiran would be the right candidate. दोनों अपने फेवरेट सॉन्ग की एक लाइन. Singing is not me, my brother. Talha, try तो कर singing is सकते. not किरण, me. आप हीरोइन है मूवी की. Go watch it because this is exactly what. Kiran is the right candidate. I'm sure that she's and she sings very well. हाँ, किरण हो जाए फिर तो. मलिक साहब प्लीज. Try. मलिक साहब देखें, जुल्म ना करें मलिक साहब. मलिक साहब की पहले ही गला बंद हुआ है. चलिए सुबह के वक्त आए. रहम खान. Music is something which is so soulful in this film, not because we are part of the film, मैं इसलिए कह रही हूँ, but हर गाने का, एक तो गाना, हर सीन को सूट करता है. It's not just that you need to put a song तो एक गाना डाल दें. वो गाने सारे फिल्म से relatable songs हैं. And हारे I think is a beautiful song, but because मेरा एक ही गाना था जिसमें I was with Sean, and it's a very pretty song, so that's why I like Rahat Saab. He did a brilliant job. Then Abda ji sang one of the songs for us as well. That's another brilliant number. Then we have I'm a Big. अच्छा, एक टेक्निकल सवाल आप दोनों से. ज़रार की बात तो होती रहेगी हमेशा. ये बताइए कि देखें, मौला जट आई, इसके बाद लोग में हुआ कि हाँ अब हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है. अब ज़रार आई, खुशी हो रही है कि अब कंटिन्यूटी चल रही है, अच्छी मूवीज़ आ रही हैं. लेकिन भट्ट साहब एंड मलिक साहब, हमारी कम्युनिटी में आप भी शायद उनमें से लोग हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कि जो हॉलीवुड को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, नेटफ्लिक्स की हर नई मूवी देख लेते हैं, हर आईपी प्लेटफॉर्म का पासवर्ड लिया हुआ होता है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री पे कॉन्फिडेंस नहीं है. हम देख रहे हैं कि अच्छी मूवीज आ रही हैं, मेंटली हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री एक्चुअली मैच्योर हो गई है. इस एक्सेप्टेबिलिटी को किस तरह हम अचीव करें? पहले मलिक साहब आप बता दें. Have to do it ourselves. आपने इतना अच्छा सवाल पूछे because I was actually having the same question yesterday with few of my friends and I said हम बैठ के सब कह रहे हैं कि हमने सपोर्ट करना है, उठो टिकट लो, जाके देखो, then criticize. You need to make an effort. देखिए, हर चीज एकदम ठीक नहीं हो जाती. It takes time. Our industry has just been in a block for years and years. Revival को भी टाइम लगता है ना. मौला जट अपने कंधों पे कितना बोझ उठाएगी. It's still doing amazing job. हमें उनको देख के then there's Joyland, there's so many other films I can name right now, but हमें ये like from my opinion I would just say I'll buy a ticket and I'll go and I'll watch the new films which are coming and then criticize अगर किसी, because जब आप फिल्म में काम करते हैं तो सच्ची में आपको पता चलता है कि आपने कितनी मेहनत डाली होती है. You go, you watch a film for 2 hours and you come up and you say flop. नहीं, अगेन जॉयलैंड को देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉयलैंड देखी नहीं लेकिन तब भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि इसको बंद कर दें. एग्जैक्टली. तो आप जाएं तो सही, आप एफर्ट डालें, टिकट खरीदें जो हमें फायदा हो. हमें 4 तस्वीरें इंस्टाग्राम लगाने से फायदा नहीं होगा, ना ही इंडस्ट्री को फायदा. हमें फायदा होगा कि आप सिनेमा जाएंगे, आप बैठेंगे, आपकी अपीयरेंस काउंट. We'll see numbers on the theaters. This is what we want to see. That's how the Pakistani cinema would revive, not just sitting at home and criticizing. But you're answering to my question. Exactly. हॉलीवुड के लिए हम पैसे खर्च कर देते हैं, अपनी मूवीज के लिए हम फ्री टिकट का वेट करते हैं. Exactly. वो कॉलेज में कहते थे ना, बट साहब जान जाए मुफ्ता ना जाए. जी जी बिल्कुल ऐसे ही. आई थिंक तला भाई, इसमें सीन ये है कि इवेंचुअली आई गेस हम लोग जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो इस सर्कल के अंदर आ चुके हुए हैं कि फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई, बट वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर फिल्म्स विद हॉलीवुड और टू दैट मैटर बॉलीवुड. अब इशू ये है कि आप ऑरेंजेस को और पोटैटोज़ को इकट्ठा नहीं रख सकते. मतलब यू टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज विच हैव इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स, और ये इंडस्ट्री जो कि अभी 10-15 फिल्म्स बनाती है साल की, और उसकी अब जो फिल्म्स बनती हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ऑब्वियसली बजट डिसाइड होता है. तो इवेंचुअली अगर आपका जो बॉक्स ऑफिस है वो इतना छोटा है तो उसका बजट कहाँ पे होएगा. तो उस बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिल्म बनी है, एक मेहनत लगी है, एक एफर्ट लगी है. तो फर्स्ट नॉट माइंड क्रिटिसिज्म बाय द वे, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन बाय मी. मतलब सिर्फ सिंपल ये होता है कि आप इतना ज़्यादा नेटफ्लिक्स लाइक यू सेड और अमेजॉन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आ चुका हुआ है कि उसके अंदर आप
हर चीज़ जो पाकिस्तानी कंटेंट आता है उसको क्वालिटी वाइज या उसकी हर चीज़ जो है फिनीस उसकी जो है वो मांगते हैं हॉलीवुड की, और फिल्म जो है वो 15 बनाती है साल की 52 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान का सिनेमा। मैं तो इसको इंडस्ट्री भी नहीं कहता, बिकॉज इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है जीडीपी को, हमारी इंडस्ट्री तो खुद को सपोर्ट नहीं करती। तो पॉइंट ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्वेश्चन जो किया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा कि मैं चूँकि अपनी मोस्ट ऑफ माई एडल्ट लाइफ मैंने इंग्लैंड में गुजारी है, तो वहाँ पे मेरे कुछ इंडियन दोस्त होते थे, तो हम लोग सिनेमाज में जाते थे फिल्म देखने के लिए। तो मैं जब जाते हम इंग्लिश फिल्म देखने जा रहे हैं और वो जाके तो इंडियन फिल्म्स की भी टिकट लेते थे, लेकिन घुसते सिर्फ मेरे साथ ही थे, हमारे साथ ही थे इंडियन फिल्म्स देखने। तो मैं पूछ रहा था कि यार तुम मतलब ये क्या तुम लोग करते हो? तो दे वर वेरी क्लियर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 ईयर्स अगो बाय द वे। तो वो कहते थे यार ये जो टिकट है ना, ये जो मेरे 5-4 पाउंड है ना, इससे मेरे जो फिल्म इकोनॉमी है उसको मदद मिलेगी। तो देखते नहीं थे वो। तो ये इतना क्लियर विजन, सिंपल विजन उनका जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट होता था अपनी इंडस्ट्री को लेके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे जो है नकाद बन चुके हुए हैं बिला वजह के, और उसके अंदर जो है ना हम लोग हर चीज़ को ले आते हैं और कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। आई थिंक द राइट टाइम इज़ लाइक किरण सेड, वर्ड्स नहीं इतना सपोर्ट करते, एक्शंस करते हैं, और एक्शंस ये होता है अपने बीवी बच्चों को पकड़ें, अपनी फैमिली को पकड़ें और जाएं और फिल्म देखें, एंड देन ऑब्वियसली गिव अस अ फीडबैक, टेल अस कि यार ये बहुत ज़बरदस्त था, ये ठीक नहीं था, या ये अच्छा था, and then we have things to improve on. सही। Thank you so very much अदनान भट्ट, किरण मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रार मूवी जरूर देखें, सिनेमा जाएं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। We were so honored and grateful for you coming on our show। और यकीनन मेरी ख्वाहिश यही है कि जो बात भी अदनान भट्ट साहब ने की कि इंडियंस जिस तरह अपनी मूवी सिनेमास को सपोर्ट करते थे, अपने प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते थे कि मूवी देखे ना देखे टिकट लेके खरीद ली कि यार हमारी इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी रहे, और आज वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। और पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री 15 मूवीज निकालती है साल के, इसलिए अदनान भट्ट साहब ने कहा कि मैं इसे इंडस्ट्री नहीं बोलूंगा, बनाना है अगर इसे इंडस्ट्री तो हम सबको अपना किरदार अदा करना और सपोर्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कुछ सोशल मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आग की तरह फैल रहा है जंगल में। अगर हम बात करें तो यूट्यूब ने साल 2022 के लिए टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस, टॉप म्यूजिक वीडियोस और टॉप जो है वो कंटेंट प्रोड्यूसर्स की एक जो है लिस्ट जारी की है। और इस साल अगर हम बात करें तो कौम का रुझान खेलों की तरफ भी काफ़ी देखने को मिला है, और डेली ब्लॉगर्स अम्मास, सफदर वर्ल्ड और डकी भाई ने भी साल भर में अपने जो एक सटायर वाले अंदाज में और एक एंटरटेनमेंट के कंटेंट को बनाकर उन्होंने सारे फहरिस्त वो नज़र आ रहे हैं, ब्रेकआउट करी। और सलमान नौमान जो अक्सर हमारे शो में भी आते रहते हैं, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर जो है वो टॉप लिस्ट में रहे हैं। और इसके अलावा बाद में मशहूर पाकिस्तानी फूड चैनल भी है एजाज अंसारी का, जो कि फूड सीक्रेट्स के नाम से है, वो भी लिस्ट में टॉप पर है। काफ़ी बड़ी बात है कि हमारे पाकिस्तानी भी जो है वो यूट्यूब में लिस्ट में टॉप पर आ रहे हैं भाई। लेकिन सलमान नौमान का कंटेंट एग्जैक्टली काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मुझे तो इस पे हैरत होती है कि कैसे हो जाते हैं उनके, और लोग इतनी मेहनत फ्रॉड की वीडियो ज़्यादा बनाते हैं इसलिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर। लेकिन आप देखें हमारे मुल्क में लोगों को फ्रॉड और शॉर्टकट के रास्ते चाहिए, वरना रातों रात जल्दी से रईस होना है। या फिर वो लड़की जो एक डांस वीडियो से वायरल हो गई है रातों रात, और वो तो कभी कभी तो दिल ऐसा लगता है कानों से खून निकल आएगा। अभी जब भी आप सोशल मीडिया खोलो, चाहे वो इंस्टा हो, FB हो, कुछ भी हो, वो एक ही गाना बज रहा होता है और कहते हैं बस खुदा का वास्ता, वो आप डिस्कस करना छोड़ दें वो गायब हो जाएगा। आप जब तक डिस्कस करती रहेंगी मॉर्निंग शोज पे, वो गायब नहीं होगा। नहीं, वो इतना ज्यादा हिट हो गया है कि आप जब भी कोई सोशल मीडिया खोले वो गाने की आवाज कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है, तो वो इरिटेटिंग हो गया है। अब मैं ब्लॉक कर देता हूँ ऐसे लोगों को, फिर ब्लॉक कर देना चाहिए, ऐसे ही कर देना चाहिए, है ना। चले जी, हम ब्लॉक करते हैं जाके, अगर आपने करना है आप भी, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वक्त हुआ है कुछ मौसम की अपडेट लेने का। तो आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि गिलगित बल्दिस्तान में, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और मुल्हका इलाकों में बादल छाए रहने की तवक्को है, जबकि पहाड़ी मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्का है। आज सुबह भी पंजाब के कई मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही है, जबकि महकमा मौसमियात ने बताया है कि इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशन गोई भी की गई है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15, लाहौर में 9, इस्लामाबाद में 7, मुल्तान में 10, कोयटा में 2 और पेशावर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलहा की तरफ।
ख़वातीन हज़रात, एक ऐसी मेहमान है हमारे साथ जिन्हें 35 साल की उम्र में प्रॉब्लम हुआ, एक बीमारी हुई और फिर उन्होंने डॉक्टर से रुजू किया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और फिर उन्होंने अपना इलाज खुद किया। आज वो दुनिया की एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट बन चुकी हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले मरियम शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मरियम, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। मैंने जब आपकी स्टोरी सुनी तो आई वाज रियली हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ऐसी ख़वातीन हैं जो खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ती हैं। टेल अस अबाउट योर स्टोरी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, और बहुत सलाम सबको पाकिस्तान में। और मैं आज आप बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि आके तो मैं अपनी डिटेल्स बताना चाहती हूँ कि आई वाज सफरिंग विद एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 3 और नियरली स्टेज 4 के करीब, जिसमें वो ऑलमोस्ट ऑपरेशन जब करते हैं तो वो रिमूव कर देते हैं यूट्रस और ओवरीज आपकी। तो उसको क्योर करने के लिए मैंने जब मेरी की होल सर्जरी उन्होंने की थी और मुझे डायग्नोस्टिक की थी और बताया था कि मुझे प्रॉब्लम है और मैं कभी भी माँ दोबारा बन नहीं सकती। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी रिसर्च की और रिसर्च के साथ साथ अपना जो है कुछ रेसिपीज़ बनाई जिसके ऊपर ऑर्गेनिक फूड और अपने जो है सप्लीमेंट्स के ऊपर रिसर्च की और उसके थ्रू मैंने नॉन एसिडिक एल्कलाइन डाइट के प्लान बनाए अपने, और साथ में जो है अपनी लाइफस्टाइल को बहुत चेंज किया। और उसकी वजह से जब मुझे मरियम, मैं चाहूँगी कि पहले थोड़ा सा अगर आसान अल्फाज में हम इसको बताएं तो आप जो बता रही हैं ये प्रॉब्लम सिस्ट जो अक्सर ख़वातीन के हो जाते हैं जिसके बाद कहा जाता है कि वो कंसीव नहीं कर सकती, ये वही प्रॉब्लम है या इसके अलावा कोई और है? हाँ, ये चॉकलेटी सिस्ट बनती है अंदर, ठीक है। और इनका जो प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि हमारी जो डाइट हमारी प्रोसेस फूड के साथ है, प्रिजर्वेटिव्स के साथ है, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम एक इंसान एमनियोटिक फ्लूइड में पैदा हुए, हम लोग बिरयानी कौरमों में तो पैदा नहीं हुए, राइट। तो हमें वो मिनरल्स चाहिए होते हैं जिसकी वजह से जब हम वो नेचर को अवॉइड करते हैं और बिल्कुल भी हम नेचर के क्लोज नहीं चल रहे होते तो फिर बॉडी जो है वो आपकी रिटेलिएट करती है। जो सिस्ट है वो भी समहाउ जो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया डेवलप हो रहा होता है अंदर और टिश्यूज डेवलप हो रहे होते हैं, उसी के साथ साथ वो एक सिस्ट के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो आपने अपनी डाइट में चेंजेस लाने के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 साल बाद माशाल्लाह से आपने कंसीव कर लिया और अब आप एक माँ बन गई हैं, राइट? माशाल्लाह से। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और में जो है गुड सप्लीमेंट्स भी थे और दूसरा ये कि जो मेडिकली जो मेडिसिन वगैरह मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे डॉक्टर्स ने दी थी, हॉर्मोन्स दिए थे, वो मैंने नहीं लिए थे। अच्छा, मेडिसिन नहीं ली, आपने सिर्फ डाइट से आपने कंट्रोल किया है। व्हाट्स योर सीक्रेट मरियम? मरियम, मैं चाहूंगी कि अपना डाइट प्लान प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें ताकि ये लोग भी फायदा उठा सकें जो हमें देख रहे हैं हमारा शो इस वक्त। अच्छा, डाइट प्लान जो है वो मेरा एल्कलाइन डाइट विद प्रोटीन है जो कि नॉन एसिडिक बनता है और उसमें जो है मैंने अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ इंस्टाग्राम पे डाली हैं जो हमारी देसी रेसिपीज़ आती हैं, जो हमारे अपने खाने आते हैं उनके ऊपर रिसर्च की थी मैंने और उनको लैब टेस्ट के लिए भी भिजवाया था। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे जो खाने हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स नील थे और उनमें जो है वो फैट्स बहुत हाई थे, कार्ब्स बहुत हाई थे। तो मैंने क्या किया था कि उन्हीं खानों को मैंने नॉन एसिडिक बनाया था। कैसे? थोड़ा सा कुछ आप रेफरेंस के तौर पे बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि अल्कलाइन फ्री डाइट, आपने एसिडिक जो है वो रिमूव किया, उसमें से ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए। मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को, एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। अच्छा, मसलन जैसे अगर हम कोई प्याज डालते हैं सालन में तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें हमें डिफरेंस नहीं फील होता। पता है कि रेड जो ऑनियन होता है वो हमारा सैलड्स के लिए होता है और जो वाइट ऑनियन होता है वो हमारे कुकिंग के लिए होता है। और ऑनियन और ये चीज़ें जो हैं वो आप जैसे स्टू बना रहे होते हैं उस तरह से आप बॉईल कर लेते हैं, आप कभी भी डीप फ्राई नहीं करते क्योंकि जब आप डीप फ्राई करते हैं तो वो एक पॉइजन की शेप में बन जाता है क्योंकि वो एसिडिक होता है, राइट। तो उस इंग्रेडिएंट को चेंज करके टेस्ट वो वही होता है जो हमारे खाने हैं। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब मैंने ये खानों में चेंजेस लेकर आई थी
तो इसलिए क्योंकि उसको एक तो बजट फ्रेंडली बनाया था, दूसरा ये कि हमारी जो रूट्स हैं हम उनके साथ अटैच हैं, हम बचपन से वही टेस्ट डेवलप करके बैठे हुए हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो इस पे एक्सेप्टेंस नहीं देती, राइट। तो फिर मैंने क्या किया था कि उनको इसी तरह से, जैसे अगर दाल बनाई है तो दाल में तड़का नहीं लगाया, ठीक है, उसमें रोस्टेड क्यूमिन आपने सीड्स डाल दिए और प्याज और चीज़ें जो है वो एज इट इज़ आपने लो फ्लेम पे उसको बॉईल कर लिया, क्योंकि जब आप लो फ्लेम पे भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और जब हम प्रेशर कुकर और ये वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उसके न्यूट्रिएंट्स उस तरह से हमें नहीं मिलते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे जो चीज़ें जो शुगर लेवल स्पाइक आपका कर रही होती हैं तो उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है, राइट। तो उसको फिर मैंने ये, जैसे हमारे पास गुड़ है या ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, फिर अगेन के जो नेचर की क्लोज हैं, जैसे ऑयल वगैरह तो हार्मफुल हैं बहुत, आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छी क्वांटिटी में, मतलब ठीक 1 टेबलस्पून इनफ होता है एक पूरी हांडी के लिए, ठीक है। सही। तो उसमें आप सही मरियम, थैंक यू कि आपने अपनी डाइट से ही ये चीज़ कंट्रोल किया। आखिर में जाते जाते जल्दी से अपना इंस्टाग्राम बता दीजिए ताकि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो आपके इंस्टाग्राम पे जाके आपकी रेसिपीज़ देख सकें। मरियम शाह के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल, तो आप मरियम शाह के नाम से सर्च कर सकते हैं और उसको आप काइंडली देखें जरूर। थैंक यू सो मच मरियम शाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि अगर जो हम व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त वही मरियम शाह के इंस्टाग्राम पेज पे जाएं और वो रेसिपीज़ नोट डाउन करें कि क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ से, अगर डेली रूटीन से आप हटा लेंगे तो आप इजीली इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आगे बढ़े। आज अजीज मियां कव्वाल की 22वीं बरसी मनाई जा रही है। हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, आपसे इजाजत अलविदा लेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।